शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत के इस स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन पर आज पूरे देश की निगाहें हैं, जिनसे हर कोई सवाल पूछना चाहता है, जिनके बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट तक तारीफ की, लेकिन जनता के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली को। प्लीज वेलकम अरुण जेटली। और इससे पहले कि आपकी अदालत में हम आज का मुकदमा शुरू करें, भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे ब्रीफ में अरुण जेटली के बजट की कुछ खास बातों पर। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के बजट में सबसे ज्यादा चर्चा है मोदी केयर की। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत, जिसमें 50 करोड़ गरीबों यानी देश के 40% लोगों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ओबामा केयर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मोदी केयर निश्चित रूप से हम उसको सफल करके दिखा सकते हैं इस देश के अंदर। किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा। आलू प्याज उगाने वाले किसानों के लिए सरकार ऑपरेशन ग्रीन चलाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का फायदा 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मिलेगा। 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया को मजबूत करने वाला बजट बताया है। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। सरकार कह रही है कि ये देश के भविष्य का बजट है, देश के सपने साकार करने वाला बजट है। विरोधी दल कह रहे हैं ये सिर्फ वादे हैं। नरेंद्र मोदी का दावा है ये विकास का बजट है। विरोधी दलों का आरोप है ये सिर्फ वोटों के लिए है। आज आपकी अदालत में अरुण जेटली से इन्हीं आरोपों पर सफाई मांगेंगे। तो आइए आपकी अदालत में आज का ये मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप है कि इन्होंने वोटों के लिए बजट बनाया। अरुण जी, बजट तो अच्छा है, तारीफ भी हो रही है, लेकिन आज के अखबारों के हेडलाइंस है प्री इलेक्शन बजट, पोल पोजीशन, इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिक्स। सब लोग कह रहे हैं कि ये आपने वोट पाने के लिए बनाया। देखिए, कई बार अच्छी इकोनॉमिक्स अच्छी राजनीति भी हो सकती है, और यह आवश्यक नहीं है कि दोनों का अंतर्विरोध हो। यह स्वाभाविक है कि अच्छी आर्थिक नीति है कि समाज के जिन वर्गों को सरकार की सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है, आप उसको दीजिए। और वो वर्ग अगर उठता है और उसकी क्षमता, आर्थिक क्षमता बढ़ती है, खरीदारी की क्षमता बढ़ती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, और इसलिए उसका राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है। लेकिन पॉपुलिस्ट में और पॉपुलर में बहुत अंतर होता है। पॉपुलिस्ट होता है जो केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जाए। पॉपुलर वो होता है जिसका आधार भी मजबूत हो, साउंड हो, और जो अपने आप में लोगों को स्वीकृत भी हो। देखिए, इसके राजनीतिक मायने ये निकाले गए कि गुजरात में बहुत सारे इलाके ऐसे थे, अमरेली, बनासकांठा, जहां किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तब सुध आई कि किसानों की जरा सुध ली जाए, और इसलिए इस बजट को पूरा किसान ओरिएंटेड। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका ये आरोप सच है, तो ये तो लोकतंत्र में अच्छी बात है कि अगर जनता ने कोई संकेत दिया, उस बात को सुनना, उसको समझना और उसके अनुकूल कार्य करना। आज कारण क्या था? देश के वो हिस्से थे जहां किसान की आय बहुत कम थी,
वहां पानी पहुंचा, वहां फसल कॉटन की थी के स्थान पर बहुत ज्यादा हो गई, उसको खरीदने वाले लोग नहीं थे, उनको दाम नहीं मिल रहा था। तो अगर किसान ये संदेश भेजता है राजनीतिक व्यवस्था को कि मुझे अपनी फसल का दाम मिलना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था उसके अनुकूल अपनी नीति बनाती है, तो लोकतंत्र का तो यही अच्छा तकाजा है, ये कहे कि आपका संदेश हमें मिल गया, हम उसकी परवाह नहीं करते। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? डेमोक्रेसी में आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना हो जाए, अब बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं ये तय कैसे होगा? देखिए, इसमें एक पूरा मैकेनिज्म है भारत सरकार में, जो कृषि उद्योग की जितनी भी चीजें हैं कृषि की, उसका मूल्य तय करता है। एक पूरी संस्था बनी हुई है भारत सरकार में और वो बड़ी प्रोफेशनल बेसिस पे चलती है। उसके इनपुट कॉस्ट कितने हैं उसका वो असेसमेंट केवल लोकप्रियता पे तय नहीं करते, वो आर्थिक आधार पर उसकी कीमत निकालते हैं और वो उसमें जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट होते हैं, अन्य अनुभवी लोग होते हैं, वो बैठकर उसको निकालते हैं। उन्हीं में से स्वामीनाथन ने भी पूछा है कि भाई मैंने तो रिपोर्ट दी थी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने तो ये सिफारिश कई वर्ष पहले की थी। उसके बाद सरकारों की आर्थिक क्षमता की भी एक क्षमता की एक सीमा होती है, कितना आप दे सकते हैं। और कई बार आप ये भी मत भूलिए कि एक युग वो था कि जब इस देश में फसल बहुत कम होती थी। आज हमारी प्रॉब्लम कमी की नहीं है समस्या, आज हमारी समस्या ज्यादा सरप्लेज की है कि जो चीजें आवश्यकता से अधिक पैदावार हो रही हैं उसका दाम गिर जाता है। तो हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो किसान इतनी अधिक फसल पैदा कर रहा है उसको एक अच्छा समर्थन मूल्य मिल जाए। और उस समर्थन मूल्य का आप असर देखिए क्या होता है। केवल किसान के घर की समस्या हल नहीं होती कि उसके पास पैसा आता है, किसान की आय डबल होने से आज जो समाज में इनइक्वालिटी है उसमें स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ज्यादा है। और इसलिए आप अगर वहां के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं फार्म और नॉन फार्म इनकम दोनों के माध्यम से, तो जो शहर की बड़ी बड़ी कंपनियां सामान भी बनाती हैं उसकी खरीदारी करने वाले भी बिकते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आपने कहा कि ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का संबंध क्या है, इससे अगर अच्छी इकोनॉमिक्स भी होती है और किसान उसमें सेटिस्फाइड होता है, रूरल डिमांड उसकी बढ़ती है, तो उसका अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। बहुत सारे किसानों को अरुण जी मैंने ये कहते सुना टीवी चैनल्स पर कि सरकार लागत को कम दिखा देगी और फिर 1.5 गुना दे देगी, हमें तो कुछ मिलेगा। कोई भी डेमोक्रेसी जो है अविश्वास के आधार पर नहीं चल सकती। अगर कोई भी सरकार इस तरह की बात करती है तो सरकारों की तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप सरकारों को अदालत में खड़ा कर देते हो, मीडिया रोज खड़ा कर देता है, पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही होती है और उसके बाद चुनाव होते हैं। तो इसलिए सरकारों की एक अकाउंटेबिलिटी होती है और केवल यही करना कि आप फिगर्स को फज कर दो और कहो कि दाम बहुत कम है और थोड़ा सा दाम दे दो, एक आध बार आप ऐसी हरकत कर सकते हो लेकिन दूसरी बार फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज है जिसमें किसान को एक अच्छी आमदनी बन पाए, इसके पीछे उद्देश्य ये। आज जो यहां चर्चा हुई उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने पूछा अप्रैल में गेहूं की फसल आएगी, तो क्या किसान को? मैंने तो कहा है और ये फसल पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में आएगी और इसमें से 2 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कोई चुनाव नहीं है और इसलिए उन 3 राज्यों की फसल ज्यादा आने वाली है और इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोगों को इन राज्यों में ही इसका पहला अनुभव करके दिखलाना पड़ेगा। और राहुल गांधी तो अभी भी यही पूछेंगे, आपने सब कुछ कर दिया, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। देखिए, जो 50 साल में वो नहीं कर पाए, उनकी पार्टी तो 55-60 साल सरकार में रही, उनको लगता है कि उस वक्त बहुत अच्छा दाम मिला करता था, लेकिन वो जो नहीं करके पाए तो वो आज हो रहा है। ये उसी का एक बैकलॉग चला आ रहा है कि इस देश के अंदर अक्यूमुलेटेड बैकवर्डनेस इन क्षेत्रों के अंदर है और इसलिए कभी कभी उनको अपनी सरकारों की ऑडिट लेना चाहिए और अगर वो शुरू करें जो उनके परिवार के लोगों ने सरकारें चलाई हैं तो शायद 50 साल पहले इस देश में गरीबी हट चुकी होती, अगर उसके परिवार के जो नारे लगाए थे वो उन्होंने पूरे किए होते। देखो, उन्होंने ये तो कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किए बड़े पैमाने पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट साइटेड होता है। एक बार कर्जा माफ कर दो और अगले साल की फसल पे फिर उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। क्या देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की नीतियों के साथ चलेगी?
या आप व्यवस्था ऐसी बना दो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, फार्म इनकम को बढ़ाकर, नॉन फार्म इनकम को बढ़ाकर, फिशरीज की इनकम, डेयरी फार्मिंग की इनकम, इन सब चीजों के माध्यम से जो इसमें हमने पूरे अगर आप एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर पढ़िए बजट के अंदर, बैम्बू से लेकर फिशरीज तक, दूध तक, गाय तक, जो आमदनी के उसके अलग अलग जरिए किसान के हो सकते हैं। उसमें जैसे सब्जियां हैं, आपकी 3 सब्जियां ऐसी हैं, सरप्लस आती है तो लोगों किसानों को सड़क पे फेंकनी पड़ती है, टमाटर, आलू और प्याज। स्केर्सिटी आती है तो 100 रुपए किलो कीमत बढ़ जाती है। अब ये 60 साल तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन इस सब के लिए इस बार पहली बार मैंने पैसा भी दिया है और इसकी व्यवस्था बनाई ताकि ये जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये किसान के लिए एक बड़ी आमदनी का साधन बनते हैं। आप कह रहे हैं कि स्टोरेज बन जाएंगे ताकि वो सारे साल बेच सके। देखिए, स्टोरेज बनाने की एक व्यवस्था, उसको थोड़ा सा सरकारी समर्थन तो निश्चित रूप से देना पड़ेगा। किसानों के लिए तो बहुत किया है, आपने बताया कि खेती के लिए, सिंचाई के लिए क्रेडिट कार्ड, आलू प्याज के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया। देखिए, अगर आप एक एक वर्ग के ऊपर आ जाएं, मैंने जो 4 साल पहले हमने जो 3 साल पहले मुद्रा योजना शुरू की थी, उसमें 74% जिन लोगों को लोन्स दिए गए अपने एंटरप्राइजेस के लिए, एससी, एसटी और वो भी महिलाएं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाने की सबसे सफल योजना वो थी। इस बजट में भी मैंने ये प्रावधान रखा कि जो वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करेंगी उसको भी मैंने 4% कम कर दिया ताकि विमेन एम्प्लॉयमेंट इनकरेज हो पाए। पिछले साल मैंने 6,500 करोड़ अपैरल गारमेंट इंडस्ट्री के लिए दिया था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को, ताकि उनको इंसेंटिव्स देने के लिए, और अपैरल इंडस्ट्री में महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। इस बार फिर मैंने 7,500 करोड़ के करीब दिया ताकि अपैरल इंडस्ट्री, इसमें एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी बहुत होता है और महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। उसका विशेष रूप से इसमें प्रावधान हम लोगों ने अलग से किया हुआ है। गैस कनेक्शन, देखिए, उज्ज्वला योजना के 5 करोड़ हमने कहे थे, 3.5 मिल चुके हैं लोगों को। उसके अलावा इस बार मैंने कह दिया कि शायद 3.5 से 5 तो इसी साल में हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट टारगेट मैंने सेट कर दिया कि उसको 8 करोड़ किया जाए। और अगर सबसे बड़ी महिलाओं के प्रति अगर योजना कोई है और जो सफल हुई है, इस देश में कई योजनाएं सफल नहीं होती, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत की सैनिटेशन ड्राइव, टॉयलेट्स बनाने की, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। उस दिन टॉयलेट्स इस देश में 36% घरों में थे, 36%। आज 76% है। तो 4 साल से कम, 3.5 साल में आपने 40% उसको बढ़ाया है। और इस साल फिर मैंने कहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं कि 2 करोड़ और बने इस वर्ष में, और यह संख्या आगे बढ़े। और इसका महिला सशक्तिकरण पे सबसे अधिक अगर असर पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, तो इन योजनाओं का पड़ता है। और ये तो एक्चुअल, इसका तो डेटा अवेलेबल है। और इसमें किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेफ्ट की हो या किसी रीजनल पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर डिस्ट्रिक्ट्स, विलेज आफ्टर विलेज, अब वो ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करते चले जा रहे हैं। अब उसमें चुनौती आती है कि लोगों को अभ्यास डालना पड़ेगा, उसको यूज करने की आदत बदलनी पड़ेगी। पानी की दिक्कत, पानी की जहां नहीं है वहां हैबिट्स की भी दिक्कत है। लेकिन कम से कम इस देश में 70 साल जो शुरू नहीं हुआ, पिछले 4 साल के अंदर कम से कम एक इतना बड़ा फुटप्रिंट इस देश के अंदर बदल दिया। और इस देश में आप अगर समझिए कि 36% को 76% कर देना, और इस साल जो 2 करोड़ और बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये काफी फिगर आगे बढ़ने वाला है। लेकिन महिलाओं की एक शिकायत सुनने को मिलती है, सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी। देखिए, मुझे लगता है कि पहले हम तय कर लें ये मांग किसकी है। मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें क्या कुछ लोगों को आगे किया जा रहा है कुछ चाइनीज कंपनीज के थ्रू, या ये केवल महिला आंदोलन है? और मैं इसलिए इसका आज स्पष्ट रूप से समझा दूं आपको। मैं बहुत खुशी है आपने पूछा। जीएसटी लागू होने से पहले हर प्रोडक्ट में टैक्सेस होते थे। कई बार उस पर डायरेक्ट लगते हैं या इनडायरेक्ट, जो उसके रॉ मटेरियल है उस पर लगे होते हैं।
उसको इंबेडेड टैक्सेस भी कहते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन पे टोटल टैक्सेशन था लगभग 13.5% का। जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से उसको 12% कर दिया। और ये केवल 12 नहीं है, इस 12% में इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो उसमें जो भी एडिसिव्स इस्तेमाल होते हैं, जो नेट इस्तेमाल होता है, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो सारा 12% और 18% टैक्सेशन दिया हुआ है उस रॉ मटेरियल पे। जब वो इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो 12 में से उसको निकाल लो तो भारतीय कंपनियों को जो बनाती हैं 3 या 4% से ज्यादा नेट टैक्स नहीं लगता। तो पहले तो एक इसके तथ्य हम समझ लें। विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे जो हैं वो 20 लाख से नीचे के हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता। ये विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं महिलाएं। जो बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में बनाती हैं उसके ऊपर नेट टैक्सेशन इनपुट क्रेडिट के बाद बहुत नेग्लिजिबल है। मान लीजिए हम इस टैक्स को 0 कर देते हैं तो भारत की कुछ कंपनियों को वो 3-4% का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जितनी चाइनीज कंपनीज हैं जिनको 12% कस्टम ड्यूटी के अलावा आईजीएसटी देना पड़ता है, उनको अब 0 देना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया ब्रांड सैनिटरी नैपकिन्स का बिल्कुल समाप्त होकर केवल चाइनीज प्रोडक्ट हिंदुस्तान की मार्केट में आएंगे। और इसलिए जब हम जीएसटी काउंसिल में तय करते हैं तो केवल सोशल मीडिया पे किसी ने कैंपेन चला दिया और उसके पूरे तथ्य भी ना समझे, केवल उस आधार पे नहीं करते। लेकिन एक तरफ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे टैक्स बहुत कम होना चाहिए और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया ब्रांड मजबूत रहना चाहिए। हमारा जीएसटी फिक्स करने के पीछे यह भी उद्देश्य होता है कि उसका जितना जीएसटी डोमेस्टिक कंपनी पे लगेगा उतना ही फॉरेन प्रोडक्ट को कस्टम ड्यूटी के अलावा देना पड़ता है। अब उनको हम माफ कर दें और जिस प्रकार से आपके खिलौनों से लेकर पटाखों तक और दिए तक चाइनीज प्रोडक्ट्स इस देश के अंदर चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सैनिटरी नैपकिन केवल चाइनीज कंपनीज के हों तो फिर ना तो विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बचेंगे और ना ही फिर इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज बचेंगी। तो मौजूद इस कैंपेन को मैं 4-6 बार समझा चुका हूं, संसद में समझा चुका हूं कि यह चीज केवल भावना के आधार पर तय नहीं होती। ये इस आधार पे है कि मिनिमम टैक्स ये 12%, 12 नहीं, जब 13-13.5% लगता था तब तो कोई बोला नहीं। अब 12% और उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट और 18% और 12% का क्रेडिट मिलेगा और वो बन जाएगा 3-4%। और इसलिए इसके पूरे तथ्य एक बार समझ आने चाहिए। मुझे लगता है कि समझ तो आ ही गया होगा लोगों को और हम भी कोशिश करेंगे लोगों को। और इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि सामने तो लगता है कि ये महिला आंदोलन की मांग है, फिर मैं पीछे देखता हूं कि इस मांग के पीछे कोई और तो नहीं खड़ा हुआ। आज जीएसटी को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल यहां उठा था। एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में हम लोग लंगर देते हैं और 1 करोड़ लोगों को रोज मुफ्त में खाना देते हैं, तो अरुण जेटली जी ने उस पर जीएसटी लगा दिया। बिल्कुल नहीं लगा। देखिए, बिल्कुल नहीं लगा। कारण यह है कि कोई इस तरह की, कई बार हम ये भी सोशल मीडिया कैंपेन था। जीएसटी लगता है उस प्रोडक्ट पे जो बेचा जाता है, जो बेचा ही नहीं जाता। और सिख धर्म की तो महानता यह रही है कि जो गुरु परंपरा थी उसके तहत कि कोई आदमी भूखा ना मरे, इसलिए हर गुरुद्वारे में हर व्यक्ति जाकर फ्री के अंदर, मुफ्त के अंदर खाना खा सकता है। लंगर के पीछे उद्देश्य ये होता था, वो बिकता नहीं है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता। अब कोई ये मांग करे, अब उसमें आटा लगता है या चावल लगता है, उस पर तो कोई जीएसटी नहीं है। कोई कहे अगर मैं मंदिर के लिए घी खरीदूंगा तो जीएसटी माफ कर दो। अब मुझे क्या पता आप मंदिर के लिए खरीद रहे हो या हल्दीराम की दुकान के लिए खरीद रहे हो। अब हर दुकानदार तय करेगा कि मुझे लगाना है। ये जब गुरुद्वारे की बिल्डिंग बनी थी या मस्जिद या मंदिर की बिल्डिंग बनी थी तो जो सीमेंट लगा था उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी थी ना। तो इसलिए कई बार एंड यूजर के बेसिस पे ये तय नहीं होता। इसलिए क्योंकि लंगर में कोई बिकता नहीं है, मंदिर में प्रसाद बिकता नहीं है, इसलिए उस पर कोई जीएसटी नहीं है। और ये बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, शंकाओं का समाधान किया, लेकिन कुछ और इल्जामात मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद
अरुण जेटली पर जनता की तरफ से इल्जामात और सवालात का एक और दौर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। आज हम सवाल पूछ रहे हैं बजट पर इस खास शो में। अरुण जेटली पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनके बजट में सिर्फ वादे हैं। अब ये आपने जो बहुत बड़ा फैसला किया है, क्रांतिकारी फैसला जिसे कहा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर लागू किया है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ये जुमला है। देखिए, मुझे कांग्रेस की तरफ से क्या टिप्पणी आती है इसका जवाब नहीं देना, लेकिन सवाल यह है कि एक बार इसको ईमानदारी से हम लोग विश्लेषण कर लें कि 70 साल बाद भी इस देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हेल्थ केयर से वंचित है अपने आप में। और इसलिए कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, अगर ये एम्बिशियस प्रोग्राम बनाती है कि देश के 40% गरीब परिवारों को, यानी 25 करोड़ परिवार इस देश में हैं, और उसमें से 10 करोड़ परिवारों के, और मैं ये भी आपको बतला दूं कि नीति आयोग में जो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अलग से प्रेजेंटेशन दी, मुझे अलग से प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने तो आरंभ में यह कल्पना की थी कि यूनिवर्सल हो, कि दुनिया के इतने देश हैं जो ये एम्बिशन रखते हैं, और हम तो एम्बिशन रखते हैं कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त। इस साल शायद हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, और इसलिए हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर का इस बड़े आइडिया को अब सोचना शुरू करें, यह उनका उद्देश्य था। और इसके पीछे सिद्धांत यह है कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य हर साल कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन कभी जीवन में 1 या 2 सदस्यों को जाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल कॉस्ट, जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के कॉस्ट है, हम दुनिया के अन्य देशों में भी देखते हैं, वो इतने महंगे हैं कि केवल अपनी अर्निंग्स में से उसको अफोर्ड कर पाना ये बहुत लोगों के लिए सीमित होता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है, और इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाएं। और जब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, संख्या बहुत बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस बढ़ता है, हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ता है, आपको डॉक्टर्स और चाहिए, जितनी हॉस्पिटल चेन्स हैं वो और बड़े हॉस्पिटल्स बनाएंगी तो इसलिए, और उससे प्रीमियम भी फिर श्रिंक करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कहा कि हम सबके लिए नहीं कर सकते, लेकिन आरंभ में लेट अस स्टार्ट, इसको आरंभ करें विद 40% ऑफ द पॉपुलेशन, जो देश के 10 करोड़ परिवार हैं, जो, और इसकी सूची है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर देश के हर नागरिक की एक सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन की लिस्ट होती है। तो जो बॉटम 10 करोड़ है 25 करोड़ में से, इसमें ट्राइबल्स होंगे, इसमें बहुत दलित होंगे, इसमें अल्पसंख्यक होंगे, इसमें और वर्गों के गरीब लोग होंगे। उस आधार पर उन परिवारों को आप आर्थिक क्राइटेरिया पे ले लीजिए, और उन लोगों को आप सरकारी खर्चे के ऊपर, इसमें ट्रस्ट मॉडल भी होता है, यह मॉडल कौन सा होगा, इंश्योरेंस मॉडल भी होता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कंपीट भी करती हैं जिस मॉडल के लिए, और इसमें हम हॉस्पिटल सिस्टम से भी एक फेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं। और इसमें जो सरकार, जो इसका प्रीमियम का खर्चा होता है, जैसे हम लोगों ने क्रॉप इंश्योरेंस दिया किसानों को, जिनकी फसल सड़ जाती है, जो नहीं दे पाते, उसका 13,000 करोड़ इस देश का पूरा खर्चा है, जो सरकार के बजट में से हम लोग दे रहे हैं, जिसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। इसका कितना खर्चा आएगा, इसका अंदाजा लिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 6, 7, 8 हजार करोड़ आएगा, कुछ कहते हैं 10,000 करोड़ तक जा सकता है। इसकी कोई रेंज वो नहीं है, जो लोग, जिन्होंने खुद इनमें से कुछ चीज लागू नहीं की। तो जो एक फेल्ड सरकार के फेल्ड प्रतिनिधि हैं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर इस रेंज में से और 24-25 लाख करोड़ के बजट में से इस तरह का प्रावधान करना, मैंने नॉमिनल अमाउंट, मैंने बजट भाषण में कहा कि नॉमिनल अमाउंट मैं 2,000 करोड़ रख रहा हूं पहले वर्ष के लिए, और इसके अतिरिक्त जितने साधन चाहिए होंगे मैं उतने साधन दूंगा। और मैं आपको साधनों की बात बता रहा हूं। ये जो 2 योजनाओं पे आप विशेष पूछ रहे हैं मुझसे,
एक एमएसपी पे और एक हेल्थ केयर पे। मैंने इस बार एक टैक्स लगाया है जिसको लेकर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बहस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, मैं इसके साथ जोड़ के आपको बतलाता हूं। जो व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो खरीदते हैं और बेचते हैं और पहले एक साल के अंदर मुनाफा कमा लेते हैं, उन पे 15% टैक्स लगता है। जो एक साल से ज्यादा रखते थे और लॉन्ग टर्म रखने के बाद बेचते थे, उनको टैक्स से मुक्त किया हुआ था। केवल पिछले वर्ष, और इसमें कौन लोग हैं, छोटे निवेशक बहुत कम हैं, और इसलिए मैंने कहा जो 1 लाख रुपए तक कमाएगा स्टॉक मार्केट से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो छोटा निवेशक है। लेकिन इसमें कौन है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लार्ज कॉरपोरेट्स हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था केवल स्टॉक मार्केट का, जो ट्रांजैक्शन था प्रॉफिट पिछले असेसमेंट ईयर में, जिसका एग्जेम्पशन मिला 3,67,000 करोड़। 3,67,000 crore was the exempted income on long term capital gains। और हर सरकार डरती थी, और जो समाज के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अधिक साधन जिनके पास है, वो ये पैसा कमा रहे थे और उनको टैक्स से पूर्ण मुक्ति थी। आप इस पे टैक्स लगाओगे तो 2-4 दिन के लिए बाजार में उथल पुथल होगी, और हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मुश्किल निर्णय लेने में कई बार उनको आनंद भी आता है। डिमोनेटाइजेशन सरल विषय नहीं था, तो उन्होंने कहा भी इसके पीछे लॉजिक अब क्या है। हम जब कमजोर अर्थव्यवस्था थे, हमें बहुत पूंजी चाहिए थी, तब तो ठीक था, लेकिन आज जब बाजार 36,000 पे पहुंचा हुआ है, तो आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। 800 पॉइंट नीचे आया तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक कॉस्ट है, वो एक कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर 10% टैक्स हमने लगाया है, 10%। एक बात मुझे बताइए। नहीं, आप पूरा मेरा लास्ट वाक्य सुन लीजिए। जो उससे कलेक्शन होगा वो अपने आप में इन दोनों बड़ी योजनाओं को फंड करने के लिए पर्याप्त है। और आज तक क्या आर्थिक प्लानिंग थी, हमने उसको छोड़ा हुआ था। केवल उस 3,67,000 करोड़ के प्रॉफिट के 10% अगर आ जाए तो वो मोर देन सफिशिएंट है इस देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए। लेकिन जो आलोचना कर रहे हैं उनमें तो हाथ कांपते थे ऐसे निर्णय लेते हुए। यही मैं पूछ रहा हूं कि जब सबके हाथ कांपते थे, आप में और प्रधानमंत्री की हिम्मत कहां से आ गई। अब देखिए, कई बार ये देखना पड़ेगा कि कुछ नेतृत्व ऐसा होता है, और मैं ये कहूंगा प्रधानमंत्री जी के बारे में कि कठिन निर्णय लेना और कई बार कठोर निर्णय लेना भी, उसमें रिस्क भी होती है, उसकी क्षमता उनमें है। और इसके पीछे एक तर्क था। और आज कुछ लोग कहेंगे कि बाजार 1,000-2,000 पॉइंट इधर पीछे होगा, लेकिन ये तो बाजार तो होते रहते हैं, फिर 15 दिन बाद दोबारा उठ सकते हैं, 10 दिन में दोबारा उठ सकते हैं। लेकिन क्या रैशनल है कि हम एफ्लुएंट पे टैक्स ना लगाएं और उसकी वजह से कहें हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी स्कीम जो हेल्थ केयर की है, इसके लिए डॉक्टर कहां से आएंगे, इसके लिए हॉस्पिटल कहां से आएंगे। देखिए, आपके पास आज अगर आप देखिए पिछले 15-20 साल में जो हॉस्पिटल नेटवर्क बना है, सरकार का भी और प्राइवेट का भी, उसमें टियर 1 और टियर 2 सिटीज के आसपास ज्यादा हॉस्पिटल्स बने हैं। आज आवश्यकता यह है कि छोटे शहरों में, जिलों में इस तरह के 400-500 बेड के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिनमें यह क्षमता हो। और मुझे लगता है कि एक बार अगर इसका फंडिंग मैकेनिज्म तय हो जाता है तो ये तो एक सेवा भी है और व्यवसाय भी है। हॉस्पिटल जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एक व्यवसाय है, हॉस्पिटल्स के लिए भी एक व्यवसाय है, तो इसलिए सेवा भी है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो लोग, हॉस्पिटल्स की संख्या इस देश में बढ़ेगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी पड़ेगी। लेकिन इंप्लीमेंटेशन में देखिए, एक मेरे पास ये रिपोर्ट है, 21 राज्यों में 21 करोड़ से ज्यादा बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उनके लिए बीमा योजना शुरू की गई थी, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब राज्य सरकारों ने 1 रुपया भी लिया नहीं,
देखिए, इसलिए कि उनके स्मार्ट कार्ड नहीं बने। ऐसा है कि जो पहले योजना चल रही थी, अगर मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, दैट वाज अ बेबी स्टेप। और आज अगर आप 30,000 रुपए की बीमा योजना चलाएंगे तो 30,000 रुपए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 दिन और 1.5 दिन का भी खर्चा नहीं चलता, और इसलिए किसी सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए वो पर्याप्त अपने आप में नहीं है, वो ऑर्नामेंटल स्कीम थी। जब 30,000 की नहीं चली तो 5 लाख की कैसे चल जाएगी? मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि इसका लाभ उठाना और इसको एडमिनिस्टर करना, इसमें मेरे अपनी कल्पना एक है रजत जी कि एक बहुत कठिन प्रयोग हमने किया था जीएसटी में, कि केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लें और कलेक्टिव टैक्सेशन की एक पॉलिसी बनाएं। लगता था नहीं होगा, लेकिन प्रयोग आगे चल पड़ा, एक फेडरल इंस्टीट्यूशन बन गई। कम से कम 3 ऐसे क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं। सरकारें पेंशन देती हैं गरीब आदमी को, अब राज्य अपना दे रहे हैं, केंद्र अपना दे रहे हैं, जिसमें जीएसटी में तो कानूनी बाध्यता थी, इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन हर राज्य के हित में भी होगा और केंद्र के की कि दोनों सरकारें कोऑर्डिनेट करके चले। अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी खर्चेगी हेल्थ केयर पे, हम भी खर्चेंगे, दिल्ली सरकार भी खर्चेगी, केंद्र भी खर्चेगा। तो इसलिए अगर एक एक्सपेंडिचर को दूसरा टॉपअप करता है तो इस स्कीम को सफल बनाना अपने आप में कठिन नहीं होगा, और सारी ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से ही अमल होती है। कोई केंद्र सरकार खुद जाकर राज्यों के अंदर अमल नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं जनता में जो सवाल पूछना चाहते हैं। निशिका का एक सवाल है मेरे पास। जी आपके पास भी आता हूं मैं। निशिका से हम एक पहले सवाल पूछ लें। कहां हैं आप? जी आपके पास माइक है, माइक्रोफोन आपके पास आ जाए, आप सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम निशिका है और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। इस साल भी सर कई लाखों स्टूडेंट्स मेरी तरह पास आउट होकर नौकरी की तलाश में जाएंगे। तो आपने बजट में 70 लाख जॉब्स अनाउंस किए हैं, तो इस पर आपका क्या रोड मैप रहेगा? 70 लाख जॉब्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन एक स्टडी को कोट किया है कि जिसने कहा कि पिछले वर्ष में 70 लाख फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था। इसको लेकर शायद किसी समाचार पत्र में रिपोर्टिंग बहुत एक्यूरेट नहीं थी। मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी देश में दुनिया के जॉब क्रिएशन का 2 चीजों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। पहला संबंध है कि आपकी अर्थव्यवस्था किस गति के ऊपर चलती है। जब तेजी से चलती है तो कई बार जॉब्स अक्सर क्रिएट करती है। और दूसरा, जो आपकी योजनाएं होती हैं उनमें स्पेसिफिक जॉब क्रिएशन की क्षमता और एफर्ट कितना होता है। अगर हम ये मानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से दुनिया में जब मंदी थी और भारत 7, 7.5, 8% के ग्रोथ रेट पे चलता है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में जॉब क्रिएशन स्वाभाविक रूप से होता है। इसके अतिरिक्त जितनी सरकार की योजनाएं हैं, मुद्रा है, स्टैंड अप है, उसके तहत इनफॉर्मल सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा स्कोप रहता है। और भारत की एक विशेषता यह रही है कि यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर अपने आप में ज्यादा बड़ा जॉब क्रिएटर बन चुका है, और जिसको जनरेट करने की इकोनॉमी के माध्यम से हम लोग हमेशा प्रयास और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी आज भी आपसे यही सवाल पूछते हैं, रोजगार कब मिलेगा? 4 साल हो गए, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, इसका वादा किया था। मुझे एक रजत जी आप बात बतलाइए कि सवाल पूछना बहुत सरल होता है। उनकी पार्टी ने वो सरकार चलाई थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ फ्रेजाइल 5, यानी देश दुनिया के 5 सबसे कमजोर देशों में है। ये इस देश के बारे में छवि थी 2012-13 में। हमारे जो ग्रोथ रेट से प्लमेट कर रहे थे, इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस शब्द उनकी पार्टी की सरकार के संबंध में इस्तेमाल हुआ, और आज ये विडंबना है कि हमें उनसे प्रवचन सुनने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में चपरासी की नौकरी के लिए 738 वैकेंसीज थी, 2,81,000 एप्लीकेशंस आई, करीब 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया। इसमें बीए थे, एमबीए थे, लॉ ग्रेजुएट थे। तो
तो ये इस बात का संकेत नहीं है कि वाकई में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही? देखिए, ऐसा है कि जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए सरकारी सेक्टर में एक नौकरियां स्वाभाविक रूप से एक सीमा होती है। ओवरसाइज्ड गवर्नमेंट्स नहीं हो सकती। ओवरसाइज्ड गवर्नमेंट्स होंगी तो जो टैक्स हम लेते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्वयं को ही सर्विस करेंगी और कुछ कर नहीं पाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्योंकि क्रेज होता है, सिक्योरिटी होती है, तो इसलिए स्वाभाविक है, ज्यादा है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी समाज के अंदर गवर्नमेंट के अलावा भी जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है। आप कोई भी इकोनॉमी अगर 7, 8, 9% पे बढ़ती है तो उसमें स्वाभाविक है कि सरकार के भीतर इतना नहीं, सरकार के बाहर जॉब क्रिएशन ज्यादा होता है। हम जो सुनते हैं कि टेक्सटाइल में लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नौकरियां जा रही हैं। ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल पैकेज के बाद इस देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है और टेक्सटाइल के संबंध में तो जॉब क्रिएशन के लिए हमने स्पेशल इंसेंटिव दिया है। कल भी मैंने उसको रिटरेट किया है। जो टेक्सटाइल का पैकेज की कंडीशंस थी कि जो लोग टेक्सटाइल में जॉब्स क्रिएट करेंगे और 240 दिन साल के अलावा जो 150 दिन की भी करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल ट्रेड भी सीजनल होता है। गर्मियों में एक मौसम के कपड़े बनते हैं और सर्दियों का एक्सपोर्ट इस देश से मैन्युफैक्चर बाहर कम जाता है, गर्मियों के ज्यादा जाते हैं, इसलिए वो सीजनल होता है। तो 240 को 150 किया। उसको हमने लेदर के संबंध में भी कल किया और उसमें यह भी कहा कि उसमें जो नई जॉब क्रिएशन होगी उसमें से कुछ अंश सरकार फर्स्ट राउंड में कंट्रीब्यूट करेगी और ये हो रहा है। तो बाकी सेक्टर्स में मतलब सरकार देश के नौजवानों को जॉब, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 2-3 साल में विश्व व्यवस्था जब मंदी आई तो एक्सपोर्ट्स इसलिए बैठ रहे थे क्योंकि दुनिया के अंदर खरीदारी कम थी, वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो थी। अब दोबारा पिकअप की है, इस साल दोबारा एक्सपोर्ट 15% पे आने लगा है, तो स्वाभाविक है कि उस सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएशन अब दोबारा शुरू हुआ है। तो इसलिए इसका हर सेक्टर जब ग्रो करता है उसके साथ, जैसे स्टील सेक्टर था, एकदम स्टील के अंदर चाइना से स्टील आता था, मार्केट के अंदर स्लम था, स्टील की मिल्स सारी एनपीए में जा रही थी। आज दुनिया में स्टील की कीमत बढ़ी है तो स्टील सेक्टर रिवाइव अपने आप होने शुरू हुआ है, उसमें जॉब क्रिएशन स्वाभाविक रूप से होता है। आप सवाल पूछना चाहते हैं पीछे? हाँ, माइक्रोफोन यहां दे दीजिए प्लीज इनको। हाँ जी, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, आप। सर मैं सोमनाथ चौबे हूं और इसी इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम 2016 में मैंने एक आपको दिया था, क्योंकि मैंने जो फील किया था गांव घर में, मैं घूमता हूं देहात में, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डिक्लेयर हो जाती है, मिलती नहीं है। इस बार आपने एश्योर किया है कि दिलवाएंगे। सर आप जो भी प्राइस दीजिए 100 रुपया कम करके दीजिए, लेकिन दिलवा दीजिए। देखिए, आपने ये ठीक कहा। मैंने जिस भाषण के अंश में ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, उसी के साथ साथ मैंने अगले पैराग्राफ में ये कहा कि जहां बाजार की कीमत एमएसपी से ज्यादा है वहां तो हमें कोई खतरा नहीं है, वहां तो किसान बाजार में बेच सकता है। चुनौती तब आती है जब बाजार की कीमत एमएसपी से कम हो जाती है, और इसलिए इसीलिए उसमें कहा कि नीति आयोग कमिंग सीजन से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बैठकर उस कमी के वजह से उसकी एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कौन सी एजेंसी किस राज्य में करेगी, इसका पूरी प्रक्रिया को तय करने वाला है। मैंने बजट भाषण के अंदर घोषणा की है इस बात की। जी सरदार साहब पीछे सरदार जी। हाँ जी, आप एक इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए अपने आप को। जी, बीएस वोरा नाम है मेरा, प्रेसिडेंट ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूएस जॉइंट फ्रंट। जी पूछिए। अरुण जी, आपने एक स्कीम लागू करी है, अनाउंस करी है दिल्ली के लिए पोल्यूशन रोकने के लिए, और हम लोग बड़ी ईगरली उसका वेट कर रहे हैं। प्लीज अगर उसके बारे में कुछ आप बता पाए। मैंने, क्योंकि इसमें 4 राज्यों का विषय आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये 4, और एक यूनियन, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, 2 राज्य हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें जो क्रॉप बर्निंग होती है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो, तो इसका कोई हल ढूंढा जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस चल रहा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ईमानदारी से प्रयास किया कि कोई इसका हल ढूंढे, और इसके संबंध में इन 4 राज्यों के साथ केंद्र बैठकर मैंने ये कहा कि इन सीटू, यानी कि इन सीटू का अर्थ है कि जहां पर क्रॉप होता है वहीं पर उसको
डिस्ट्रॉय करना या वहीं पर उसको प्रयोग करना, इसके लिए जो मशीनरी चाहिए है वो मशीनरी उपलब्ध कराना। अब वो मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए क्या मशीनरी सब्सिडाइज करनी पड़ेगी और उसमें राज्य सरकार कितनी भूमिका निभाएगा, केंद्र सरकार कितनी निभाएगी और जो किसान इसमें पैदावार करते हैं वो कितनी निभाएंगे, इसकी पूरी स्कीम इन चारों के साथ बैठकर, और इसमें मूल रूप से पंजाब और हरियाणा का ज्यादा रोल है क्योंकि ज्यादा पैदावार इस क्रॉप की उन राज्यों में है। आज तक इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया है, लेकिन कई बार बजट अनाउंसमेंट का यह लाभ होता है कि किसी भी सरकार पे बजट अनाउंसमेंट सबसे अधिक बाध्य बन जाती है। तो इसलिए कंसर्न विभाग जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन चारों राज्यों के साथ बैठकर आने वाले सीजन से पहले इसको कहां कैसे इन सीटू उस क्रॉप के साथ डील किया जाए, इसकी पूरी योजना बनाएगा। और इसका स्वाभाविक है कि एक असर ये भी होगा कि आपको जो मशीनरी प्रोक्योर करनी है वो कहां से आएगी, उसका दाम कितना होगा, उसकी सब्सिडी कितनी होगी, वो सारी प्रक्रिया इसमें तय करनी पड़ेगी। अरुण जी, नीति और नियत पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अफसर कितना इंप्लीमेंट करेंगे इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर सवालात और इल्जामात का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। आपकी अदालत के इस खास शो में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनके बजट से मिडिल क्लास परेशान है। बार बार इस बात की चर्चा आई कि किसानों ने वोट नहीं दिया तो उन्हें बहुत सारी सौगात दे दी। मिडिल क्लास जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही, उसके लिए कुछ नहीं किया। पिछले 4 साल में हर बार आप इनकम टैक्स में रिलीफ देते थे। देखिए, मेरे हर बजट में, और मैं अब गिनाऊंगा आपको, जैसे मैंने सैनिटरी नैपकिन का आपको सच बताया और गुरुद्वारों के ऊपर टैक्स का आपको सच बताया, मैं इसका भी आपको बता दूं। मेरा पहला बजट था तो उस वक्त इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट थी 2 लाख रुपए। मैंने आते ही उसको 2.5 लाख कर दिया। 2 साल बाद मैंने कहा कि अगले 50,000 जिसकी इनकम है, यानी 30 लाख तक, छोटी आय वाले, उसको 3 लाख तक की टैक्स देने की, फॉर द नेक्स्ट 50,000 उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो छोटे टैक्स पेयर के लिए 3 लाख कर दी। पिछले साल जो लोएस्ट स्लैब था 5 लाख तक इनकम का, इन लोगों के लिए 10% का, मैंने उसको 5% कर दिया, एंट्री पॉइंट स्लैब। दुनिया में केवल एक देश है जहां 5% का स्लैब है। देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड एंट्री पॉइंट स्लैब जहां 5% है। तो हर बजट में मैंने पहले एक बार सीमा बढ़ाई, दूसरी बार उसको 50,000 को एग्जेम्प्ट किया, तीसरी बार टैक्स को आधा कर दिया। जो आपकी एटीसी की एग्जेम्पशंस होती हैं, मैंने आते ही उसको 50,000 बढ़ा दिया। पहले 10,000 बढ़ता था। हाउसिंग लोन की जो लिमिट होती थी 1.5 लाख की, मैंने 2 लाख करके उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक मिलता था, डिडक्शन 800 रुपया, मैंने 2 साल पहले उसको डबल कर दिया, 1600। इस साल उन सबको हटाकर मैंने कहा, क्योंकि मेडिकल के लिए एक्चुअल बिल्स देने पड़ते थे, बीमार हो ना हो, दवाई लो ना लो, और उसमें बहुत मैल प्रैक्टिसेस थी, मैंने सब अबॉलिश कर दिया, मेडिकल का और ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि बहुत कम इंप्लॉइज को मिलता था। जिसको सीजीएचएस मिलता है उसका मेडिकल एक्सपेंस नहीं होता था, सरकार करती थी। तो मैंने कहा कि सारी सैलरीड क्लास, और ये 2.5 करोड़ लोग हैं, पेंशनर्स और सैलरीड क्लास, इन सबको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन में वापस लेकर आया वर्षों बाद, और आरंभ मैंने किया है 40,000 से। इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया। अब इसकी अतिरिक्त आप आइए, हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको परेशानी होती थी। मैंने 2 साल पहले कहा कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, अगर 2 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 6% आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी। उसको डिक्लेयर करो और 6% इनकम के ऊपर आप टैक्स दे दो। जितने प्रोफेशनल्स हैं, वकील, डॉक्टर, ये सारे 50 लाख तक जिनकी इनकम है, और उसमें लगभग 99% उसमें कवर हो जाते हैं, 50% आपका खर्चा माना जाएगा, 50% इनकम मानी जाएगी, सारे प्रोफेशनल्स।
इस बार मैंने सीनियर सिटीजन्स को, और इसके पीछे कारण यह था कि इस तरह के मैं जितने कार्यक्रमों में जाता था, मुझे कोई ना कोई सीनियर सिटीजन मिल जाता था जो कहता था कि देखिए, इंटरेस्ट रेट कम हो, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन हम तो सिर्फ ब्याज पे ही एफडीज के जीते हैं, हमारे लिए कुछ एवेन्यूज बनाइए। तो स्मॉल सेविंग्स को मैंने छुआ नहीं, उनकी जो सीनियर सिटीजन्स की है 8.3%। एलआईसी से एक योजना शुरू की थी 8% फिक्स्ड, और इस बार कहा कि 15-15 लाख सीनियर सिटीजन कपल है, दोनों डाल सकते हैं उसमें। इस बार मैंने उस पर भी 50,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया। अपनी दवाई पे जो खर्चेंगे इलाज पे, तो 50,000 का उनको वो एग्जेम्पशन दे दिया। रजत जी, अगर आप और जीएसटी में जो छोटा ट्रेडर है, जैसे मैंने कहा 5% इनकम टैक्स का स्लैब बनाया, जो 1.5 करोड़ तक जिसकी टर्नओवर है, उसके लिए कंपाउंडिंग या कॉम्पोजिशन स्कीम दी कि उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं, वो टर्नओवर का 1% दे दे, 1%। अब दुनिया का कोई दूसरा देश बता दीजिए जहां 5% का इनकम टैक्स का स्लैब हो और इनडायरेक्ट टैक्स का 1% का रेट हो। तो मुझे लगता है कि कई बार जो सोशल मीडिया फ्रेंजीज होती है ना, और ये पिछले 4 साल में हर बजट में मैंने कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। और इस देश में टोटल टैक्स पेयर्स की आप अगर संख्या ले लो, तो ये एक ऐसा वर्ग है, और इसमें एक प्रकार से स्थिति है कि 5 से 7 लाख तक, यानी 50,000 से 60,000 तक जिनकी इनकम है, उनको बहुत नॉमिनल टैक्स देना पड़े, नेग्लिजिबल अमाउंट देना पड़े, लेकिन वो टैक्स नेट में रहे, ताकि ट्रेसेबिलिटी हो, लोग इवेजन के लिए इस्तेमाल ना करें। हर बार कोई ना कोई व्यवस्था हम लोग उस पर बनाते रहे हैं, और हमारे देश के हित में है कि इस वर्ग के पास अधिक पैसा उसकी जेब में रहो, ताकि इसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़े देश के अंदर। हम ये चाहते हैं, इसलिए किया, किसी के ऊपर उपकार नहीं किया, देश के हित में है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे एक बार शुरू हो गया और एक बैंड वैगन इफेक्ट को शुरू कर दे। मैं कम से कम इस प्रचार के सामने नहीं हूं। हर बजट में 2 या 3 प्रकार के, इस बार भी मैंने अगर इनकम टैक्स की रिबेट्स दिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लाए इस वर्ग में, सीनियर सिटीजन्स को दिए, और फिर जो एसएमई सेक्टर है इस देश का, जिन्होंने, मैंने बड़ी उद्योग को नहीं दिए, लेकिन जितने एसएमईज है 250 करोड़ तक जिनकी टर्नओवर है, जो कंपनीज हैं, उन सब के लिए 5% टैक्स कम कर दिया, ताकि उनकी कमाई ज्यादा हो, उनके जेब में ज्यादा पैसा हो, वो ज्यादा इन्वेस्ट करें, ज्यादा जॉब क्रिएशन करें। लेकिन आज जो टेबल छपी है उसमें लिखा है ना, 5 लाख की जिसकी इनकम है उसको 177 रुपए का फायदा होगा। देखिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, वो ये फायदा सोचता है कि मैं टूटी हुई सड़क पे चलता था और आज इस देश के अंदर 1.5 लाख करोड़ के हाईवेज बन गए हैं? वो इस लाभ को सोचता है कि पाकिस्तान से बचाने के लिए इस देश की फौज, उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होता है? हर नागरिक को एक पेट्रियोटिक नागरिक के रूप में इसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो ये हेल्थ स्कीम गरीब के लिए आई है, इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन भी तो उस सेस के माध्यम से आएगा जो ज्यादा कमाने वाला उसको देगा। हम अपेक्षा करें कि सरकार इस तरह की योजनाएं लाए। सरकार की तो कोई आमदनी नहीं होती, सरकार तो केवल टैक्स से ही पैसा लेती है। और जिन लोगों को सौभाग्य मिला है समाज में कि वो संपन्न हैं, वो थोड़ा सा पैसा दें, तो तभी तो उस गरीब की सेवा और देश की सेवा हम लोग कर पाएंगे। देखिए, तो इसलिए जितने भी आपने कहा कि फला अनहैप्पी है, तो वो अनहैप्पी है तो क्या उसको आज ये उसकी स्थिति नहीं कि इस देश के अंदर, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, एक देश, दुनिया में कितने देश ऐसे हैं, शायद यूनाइटेड स्टेट्स हो, एक देश में आप जो परिवर्तन देखिए, उड़ान योजना के तहत लगभग 125 से 150 तक एयरपोर्ट इस देश में होंगे, टियर 3 सिटी तक एयरपोर्ट होंगे। और आपने जितने छोटे शहरों में बनाए हैं, जिन लोगों की कल्पना नहीं थी, वहां के लोग 1 घंटे की फ्लाइट का 2,500 रुपए किराया है। हम टैक्स में से उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा कि इस देश के अंदर इस साल हम 27 अस्पताल बनाएंगे उन क्षेत्रों में जहां अस्पताल नहीं है, इसके भी तो कोई पैसे देगा? तो शायद इसी 177 रुपए में से आ जाए। ये जो टैक्स देने वाले हैं, अमृतसर से उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने लिखा है कि अप्रैल 20, 2014 की क्लिपिंग है,
अरुण जेटली ने क्या कहा था। जब आप अमृतसर में बोल रहे थे तो आपने कहा था कि इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख कर देना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, और इसलिए आज अगर जितनी डिडक्शंस मैंने दिए हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं डिडक्शन की, अब मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया कि आप 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन, नेक्स्ट 50,000 पे कोई एग्जेम्पशन नहीं, 1.5 लाख तक आपको एटीसी के एग्जेम्पशंस हैं, 2 लाख तक आपने हाउसिंग लोन के एग्जेम्पशंस हैं, 40,000 की मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दी, तो आप टोटल जोड़ दो तो 7 लाख वाला भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं बिना टैक्स दिए ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूं। योगेंद्र कपूर का सवाल है, जो है वो कंट्री के अंदर इंक्रीज करेगी या स्टैग्नेट होगी या फॉल करेगी, और इसमें कहीं हम इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट तो नहीं करेंगे? इसके पीछे 2 स्पष्ट कारण हैं। मैं ये भी कह सकता हूं आपको कि एक कारण यह है कि थोड़ा रेवेन्यू आ जाए, रेवेन्यू बहुत नहीं है उसमें, लेकिन हमने कंसर्न मंत्रालयों से बात की, पिछले 20 साल में हम कस्टम ड्यूटी कम करते आए हैं। इस बार मैंने थोड़ा एक्सेप्शन करके कुछ आइटम्स की बढ़ाई है, केवल उन आइटम्स की बढ़ाई है जिनका इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर शुरू हो चुका है, और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर मेक इन इंडिया ब्रांड सक्सेसफुल हो, इसलिए उसी प्रकार के सस्ते प्रोडक्ट्स कॉस्ट से कम जो डंप किए जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिटरेंट हो। अब आप, मैं उदाहरण देता हूं, आज से 5 साल पहले इस देश में, 4 साल पहले मोदी जी की सरकार आई थी तो एक भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं होता था। अब असेंबली शुरू हो गई, कुछ पार्ट्स शुरू हो गए, और 100 से अधिक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां शुरू हो गई। तो आज देश के अंदर मोबाइल फोन सारे देश में बने, हम बाहर से लाएं, बाहर वाले थोड़े महंगे कर दो और देश वाले ज्यादा बिकेंगे। फुटवेयर है, टेक्सटाइल है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉन, अब टेलीविजन सेट है, टेलीविजन सेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है बनाना, इस देश के अंदर इतनी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन अगर हम बाहर वाले को इतना सस्ता रखेंगे कि इस देश के अंदर कोई टेलीविजन सेट्स बनेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने बजट भाषण में ही ईमानदारी का कारण दिया है कि मैं मेक इन इंडिया ब्रांड को स्ट्रेंथन करना चाहता हूं, और इसलिए इन प्रोडक्ट्स को मैंने उस दृष्टि से चुना है ताकि जहां के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स अपने आप में बढ़े और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जिससे जॉब क्रिएशन बढ़े। वो हमारी बच्ची पीछे से यही सवाल पूछ रही थी कि जॉब क्रिएशन कैसे होगा, और हम अगर केवल लो टैरिफ रख के बाहर का ही सामान खरीदते रहेंगे तो वी विल बिकम अ कंट्री ऑफ कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स, नॉट अ कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन डावोस में तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। अपनी ये कहना कि हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे या वो चीजें एक दूसरी हैं। हम बाहर के किसी प्रोडक्ट को रोक नहीं रहे, लेकिन हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड अपने प्रोडक्ट्स को देना चाहते हैं। अरुण जी, एक राउंड हमारा और बाकी है, एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरुण जेटली पर इल्जाम और जमानत का फाइनल दौर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है वित्त मंत्री अरुण जेटली। बजट पर इस स्पेशल शो में अरुण जेटली
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है वित्त मंत्री अरुण जेटली। बजट पर इस स्पेशल शो में अरुण जेटली पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप है कि इन्होंने अपने बजट में जन कल्याण की योजनाओं को कम पैसा दिया। पिछली सरकार के वित्त मंत्री चिदंबरम ने गिनाया है, मनरेगा में, स्वच्छ भारत में, ग्राम ज्योति में बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर आपने बजट एलोकेशन इस बार कम कर दिया। रजत जी, आपने 3 उदाहरण दिए, मैं तीनों को टेस्ट कर लेता हूं। कांग्रेस सरकार में मैक्सिमम मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ दिया जाता था और 28,000 करोड़ खर्च होता था। यहां पिछले 3 साल से मैं 55,000 करोड़ दे रहा हूं, इस साल भी 55,000 करोड़ दिया है। तो पहला तथ्य गलत है। स्वच्छ भारत नाम की योजना कांग्रेस सरकार में नहीं थी, सारी एलोकेशंस अब आई हैं। और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि 76% आपकी सैनिटेशन ड्राइव सक्सेसफुल पहुंची है, घरों तक सैनिटेशन पहुंची है, और 2 करोड़ घरों में मैंने, और मैं ये कहूंगा कि सरकार के अलावा इसमें पूरे देश की प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक कोई कार्यक्रम इस सरकार का है जो इस देश ने स्वीकार किया है, कंपनी उसमें CSR खर्च कर रही है, स्कूल के बच्चे पैसा इकट्ठा करते हैं, सोशल, उनका कहना है कि पिछली बार के मुकाबले 7% कम है। देखिए, आप इसमें देखिए, उनकी सरकार में तो एक नहीं बना था, तो योजना ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। और तीसरी कौन सी आपने कही? तीसरा ग्राम ज्योति। अच्छा, जहां तक ग्राम ज्योति का संबंध है, जब हमारी सरकार बनी तो 18,000 गांव इस देश में ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी। आज वो लगभग संख्या समाप्त होती जा रही है। कुछ दिन पहले तक 3,000 बचे थे और 2018 में वो 3,000 भी पूरे होंगे। इसलिए हमने एक नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया कि ये 3,000 तो पूरे हो जाएंगे, और वो ये है कि इन देश के तमाम 7 लाख गांव में कितने घर ऐसे हैं, वो किसी गरीब का होगा, किसी दलित भाई का होगा, किसी ट्राइबल का होगा, किसी का होगा, गांव में बिजली है पर उसके घर में नहीं है। तो इसलिए 4 करोड़ ऐसे घर इस साल टारगेट हो रहे हैं, वेयर इंडिविजुअल हाउसेस, सौभाग्य योजना में हम टारगेट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग बिजली उस घर में कनेक्शन दें। गांव में आ चुकी है पर उस घर में नहीं है, तो इसलिए उस गरीब के घर तक बिजली पहुंचे। तो आपकी पूरा एफर्ट अगर आप सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर का देखिए, गांव को सड़क के साथ जोड़ना, गांव में पक्के घर बना के देना, गांव में उन घरों में टॉयलेट होना, गांव में बिजली जाना, फिर उस घर के अंदर बिजली जाना, उस मनरेगा का 55,000 करोड़ रुपया उन गांव के अंदर जाकर आपने स्पेंड करना, और उसके बाद उसको आपने हेल्थ केयर का अगर इस साल कार्ड भी दे दिया, इंश्योरेंस का, तो आप उसको जो अत्यंत गरीबी की स्थिति में से है उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि फेल्ड मिनिस्टर्स ऑफ अ फेल्ड गवर्नमेंट आर सेइंग कि नहीं नहीं, ये बहुत पर्याप्त नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन आप कुछ और भी करके दिखाओ। आपने जनधन योजना के बारे में बहुत बात की है बजट में। मेरे पास एक उदाहरण है, और ये इंप्लीमेंटेशन में कहां गड़बड़ होती है। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये सारी महिलाएं बैंक के सामने बैठी हुई हैं, क्योंकि बैंक ने उनके खाते बंद कर दिए हैं, जनधन के खाते, क्योंकि उनका KYC नहीं था। देखिए, मुझे लगता है ये सहरसा बिहार की एक तस्वीर है। ऐसी कोई घटना है तो निश्चित रूप से मैं, अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसको देखूंगा, लेकिन आप इसका एक दूसरा पक्ष भी देखिए कि 28-29 करोड़ बैंक अकाउंट खोल देना और देश के 98-99% परिवारों को बैंक के साथ जोड़ देना, और आधार के साथ जुड़ने के बाद सब्सिडीज उन अकाउंट्स में चली जाएंगी, और इसलिए जो बिल्कुल अत्यंत गरीबी है उसके अकाउंट में सरकारी सब्सिडी आती जाए, और अगर उसके पास कोई ना कोई और रोजगार भी होता है और सरकारी सब्सिडी उसको सप्लीमेंट करती है, तो आप उसमें से उसको निकाल सकते हैं। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने 2 वर्ष पहले अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये उन्होंने एक आइडिया समाज में चर्चा के लिए दिया कि अगर आप इन सब सब्सिडीज को समाप्त कर दें और जो लोग इसके हकदार हैं, सारा पैसा राज्य और केंद्र की सरकार उसके बैंक अकाउंट में भेज दे, अगर सारे आधार से हों, तो उसके अकाउंट में कितना पहुंच जाता है। तो जो ये अत्यंत गरीबी वाली स्थिति है, इससे कितनी अधिक लोगों को हम मुक्त कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें सबसे अधिक उत्साह अगर दिखाया है तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिखाया। उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं, इस योजना को,
और मेरे पास कई राज्यों से लोग आए जिन्होंने कहा कि इसके ऊपर अब सोचिए। अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन इन अकाउंट्स का जो लाभ हुआ है समाज को, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हुआ, गिनीज बुक में इसका रेफरेंस है, इट्स द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि जहां इस तरह की शिकायतें हों? बिल्कुल, इसका हेल्पलाइन मैकेनिज्म है और निश्चित रूप से आपने मुझे बताया तो मैं इसको स्वयं देखूंगा। फाइनल राउंड में है हम, ज्यादा सवाल नहीं, 1-2 सवाल ले सकते हैं। आप व्हाइट कोट में पीछे, इनके पास माइक्रोफोन आ जाए जी, अपना नाम बता दीजिए। हाँ। सर, मेरा रजनी गुप्ता है, नमस्कार। रजनी गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ रामज्ञा स्कूल। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने बहुत अच्छी कदम उठाया, आपने अच्छा कदम उठाया है 5 लाख का, जो 5 लाख हेल्थ एजुकेशन से करते हैं, इसको बिलोंग कह रही हूँ सर, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा गरीब है और कौन गरीब नहीं है जो 5 लाख का क्लेम कर रहा है? देखिए, इसमें जो एक पूरा एक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो सर्वे पूरे देश का हुआ है, आपके पास पूरी इसकी डेटा और लिस्ट अवेलेबल है, और आधार के बाद उसको आइडेंटिफाई कर पाना अपने आप में कठिन नहीं है। इसमें केवल एक चीज हमें स्वयं ईमानदारी इसमें रखनी पड़ेगी कि जो अनडिजर्विंग केसेस हैं वो इस डिजर्विंग लिस्ट में ना आ जाएं। और आधार की एक ये ताकत है कि वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस डिस्टिंक्शन का लाभ उठा सकता है। अगर मैं कोशिश करूं कि इस सूची में मैं आ जाऊं और मैं इसका हकदार नहीं हूं, तो कम से कम ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। और इसलिए ये सोशो इकोनॉमिक डेटा पूरा अवेलेबल है, हर व्यक्ति का अवेलेबल है। हम में से यहां बैठों में से कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये डेटा बिल्कुल सिस्टम के पास अवेलेबल है। या आप या फर्स्ट रो में को दे दीजिए माइक्रोफोन जी। नमस्कार जी। दरअसल आपने 2 काम बहुत अच्छे किए हैं। गरीब लोगों को जो आपने बीमा योजना दी है, जो 50 करोड़ लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा जो आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की है, दोनों ही बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मेरा इसको बिल्कुल दूसरी तरफ सोचना है कि ये लोग बीमार किस वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज बहुत मुनाफाखोर जो लोग हैं वो सारे प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो मुझे लगता है सरकार का इस पे क्या रुख है कि मिलावट आज इतने बड़े लेवल पे हो रही है, लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इस पे सरकार क्या प्लानिंग है? केवल एकमात्र यही कारण नहीं है। कई बार गरीबी इसका कारण रहता है, कई बार स्वच्छता ना होना इसका कारण रहता है, कई बार जेनेटिक एलिमेंट्स रहती हैं, कई बार मिलावट रहती है। ये कई इसके कारण होते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने आरंभ में कहा रजत जी के प्रश्न में, कि अगर कोई योजना है जो केंद्र और राज्यों के सहयोग से सफल हो सकती है तो वो केवल ये है। और इसलिए इसमें दोनों का कोऑपरेशन, लोगों के आइडेंटिफिकेशन में कोऑपरेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिनको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, उसका आधार क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन चाहिए होगा। और इस मिलावट वाला विषय आपने उठाया, अगर कहीं ये भी केस होता है तो निश्चित रूप से इसमें भी तो राज्य सरकारों का ज्यादा रोल रहेगा। आप प्रणय। हाँ। अरुण जी, आपने बातें बहुत अच्छी कही। सबसे अच्छी बात यह थी कि आपने बताया कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है सरकार की, उनकी मदद होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सरकार को जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनकी याद सबसे आखिर में क्यों आई? सबसे आखिर में क्यों आई? ये तो आखिरी बजट था। आखिरी बजट में क्यों आई ये मदद? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको एक पूरी लिस्ट दिखलाई है। इन लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलने, इन लोगों के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाए, वो कोशिश करना, इन लोगों को, किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस मिलना, ये सारी वो योजनाएं हैं जो लागू हो चुकी हैं। बिजली पहुंचाना पहले लागू हो चुकी है। तो जैसे जैसे आप हर साल बीतता है और सरकार के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सरकार का राजस्व बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि हर साल बढ़ते हुए राजस्व में आप एक कड़ी और जोड़ना चाहते हो। अगर इस देश की गरीब की गरीबी को हटाना है तो ब्रिक बाय ब्रिक आपको उसकी एक फाउंडेशन ले करनी पड़ेगी।
और कई ऐसी चीजें हैं जो हर साल हम गरीब के हित के अंदर हर साल बजट में करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, उन्होंने भी एक कुछ योजनाओं के संबंध, राइट टू फूड है। अब राइट टू फूड के तहत 1.5 लाख करोड़ हम इस साल सैंक्शन कर रहे हैं, जिसमें सस्ता अनाज मिलेगा। तो ये कोई अभी तो याद आया नहीं, ये तो पिछले 7-8 साल से लागू हो रहा है। तो इसलिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो लागू हो रही हैं। ये 5 लाख वाली योजना इसलिए बड़ी लगती है कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ी योजना एक स्ट्रक्चर्ड रूप से पहले उभर कर सामने इस देश में आई। अरुण जी, बहुत सारे गरीबों के लिए कल्याणकारी काम किए हैं। एक फाइनल सवाल मेरा है, और जो लोग दिन भर आज पूछते रहे कि एमपीज कैसे गरीब हो गए, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला कर लिया आपने। देखिए रजत जी, ये एक हमेशा चर्चा और विवाद का इशू रहा है, और ये विवाद का इशू इसलिए रहा कि किसी भी सांसद को अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर कार्यालय चाहिए, एक व्यवस्था सिस्टम चाहिए, उसको दिल्ली के अंदर चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक है उसका एक एक्सपेंस होता है। दूसरा तर्क यह है कि यह पब्लिक सर्विस है, और क्या पब्लिक सर्विस के लिए आप बाजार का वेतन मांग रहे हैं? स्वाभाविक है, ये एक तर्क दिया जाता है, जिसी वजह से आपके यहां लोगों ने ताली भी बजाई अभी। तो इसलिए यह एक विवाद रहता है, और इसलिए संसद में जब यह मांग उठती है कि सांसदों के वेतन बढ़ाए जाएं, उसको लेकर जनता में प्रतिक्रिया दूसरी होती थी। और इसके पीछे मूल कारण यह था कि पूरे समाज में केवल एक वर्ग ऐसा है जो अपने वेतन स्वयं तय करता है। पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के करता है, कानून के माध्यम से हम जजेस के करते हैं, जजेस भी अपना नहीं कर सकते, लेकिन एमपी स्वयं का तय कर लेंगे। अब इस विषय से हम लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, और आज भी हम लोगों ने कोई इसमें कोई गलत काम नहीं किया। मैंने एक मेरे सांसद मित्रों की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये वेजेस, ये जो पूरा सैलरी थी 50,000 रुपए थी, एक एमपी को मिलती है। उसके बाद उसको 70,000, उसको 45,000 कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। अब इसको बढ़ाना आज की तारीख में तो उचित था, और इसलिए मैंने उसको बढ़ाया और यह कहा कि बैक डेट से नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल 2018 से हम लोग फिक्स करेंगे। एक बार कानून मैंने फाइनेंस बिल के माध्यम से पारित कर दूंगा। उनका सैलरी, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस अलाउंस, जो 2,000 रुपए रोज का डेली अलाउंस है, और इसके बाद दोबारा कभी संसद इसको नहीं बढ़ाएगी। हर 5 साल बाद ये इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड होगा, और 5 साल में जितनी कीमतें बढ़ेंगी, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा उस मुताबिक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से स्वाभाविक अपने आप बचेगा। उससे तो जनता सहमत होगी। और मैं फिर भी आपको मैं बताऊं, आज भी जो आप अपने चैनल पे रिपोर्टर को तनख्वाह देते हो, एक सांसद को उससे कम ही मिली है। लेकिन सांसद जब डिस्ट्रक्शन करता है, शोर मचाता है, काम नहीं करता, तब तनख्वाह कटती है। आप 9 बजे का न्यूज देख लीजिए तो डिस्ट्रक्शन आप लोग भी करते हो। अरुण जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए, हमेशा की तरह जनता की शंकाओं का समाधान किया। आज आपकी अदालत में कोई जज नहीं है, यहां जो जनता मौजूद है अपनी तालियों से बजाए। आप कितने संतुष्ट हैं अरुण जेटली के जवाबों से? आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अरुण जेटली पर, उनसे सवाल पूछे जनता की तरफ से आज के बजट पर। हमें उम्मीद है इसी तरह से जनता की कल्याणकारी योजनाएं लाते रहें, जनता के भले के लिए काम करते रहें। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी। नमस्कार।